बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने इत्तफाक राय से तारीख का ऐलान कर दिया है। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्काबंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ से आगाही हासिल की। तफसीली बहस के बाद इजलास में मुतफ़िका तौर पर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी जुमेरात को कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के एक मकबूल लीडर हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, चेयरमैन पीटीआई मुल्क की एक जमात के सरबराह हैं, उन्हें चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। वो चेयरमैन पीटीआई के दिल से इज्जत करते हैं, माजी में उन्हें आइडलाइज करते थे। हमने तो इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दी थी। हमारा ख्याल था कि इतवार का दिन पोलिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मुतफ़िका फैसला हुआ कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड डबल कॉन्क्रीट का है और सारे इदारे मोहतरम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के ख़त के बावजूद आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों तब्दील नहीं हो रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आप देखते जाएं, हमने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तब्दील कराई। निगरान वफाकी काबीना पर भी नोटिस लें। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उन्हें चेक करना हमारा काम है। सहाफ़ी ने पूछा, पोलिंग डे इतवार को क्यों नहीं रखा। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस का सामना किया है। कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से राब्ता नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम है, मगर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। कहा, जो सलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि सिविलियन इदारे न्यूट्रल नहीं हैं। चलो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, 8 फरवरी की फाइनल डेट हो गई है। अब ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें बहुत जल्द इस पर शेड्यूल भी देगा, ताकि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो है जितनी भी सियासी जमातें अपने कम से कम इलेक्शन मुहिम शुरू कर लें। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि इस टाइम के मुताबिक जो है ये जो इन्होंने बताया है उस पर जो है ये इलेक्शन हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक कोई जो है बातचीत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ न हुई है, ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है। फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हमारा कोई पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इदारे न्यूट्रल होते हैं। जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ सिविलियन इदारे कर रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट यूसुफ रजा गिलानी के साथ, राजा परेशर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, हाकान अब्बासी के साथ भी करते तो हम कहते हैं कि ये सिविलियन इदारे जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। जैसे इसमें भी हमें जो है खदशात हैं। इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की अवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। अगर सिलेक्शन हुई तो फिर उसके जिम्मेवार जो है वो जो सिलेक्शन करने वाले और जो सिलेक्ट होकर आए वही होंगे। ये नवाज शरीफ साहब की जो फार्मूले इन्होंने शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब को फार्मूले नहीं बताया कि उन्होंने क्या करना है। फार्मूले सारे नवाज शरीफ साहब के लिए रखे थे। हम भी इत्तेहादी हुकूमत में आपके हिस्से थे, तो अगर वो फार्मूले जो अच्छी हुकूमत थी वो फार्मूले अगर आप शहबाज शरीफ साहब को भी और इसाक डार साहब और हमें भी बता देते तो हम भी उस फार्मूले पर शायद अमल दरामद कर लेते। तो आज भी कहते हैं कि नंबर गेम है। अगर नंबर गेम पे MLN के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ज्यादा होगी, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर कल हमारे साथ भी नंबर गेम ज्यादा होगी तो हम इनको भी दावत देंगे कि हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, इलेक्शन के मामले को पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर इशू बनाया हुआ था, क्योंकि वो असल मामलात पर बात नहीं करना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहले तहरीक इंसाफ और फिर सदर मुमलिकत ताखीर के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी ने खुसूसन
इस नॉन इशू को जानबूझ के इशू बनाया है क्योंकि वो जेन्युइन इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते, परफॉर्मेंस पे वो कम्पीट नहीं कर सकते नून लीग से। अब मुझे ये बताइए, सदर को भी नून लीग ने क्या कहते हैं उसको, वो हमारे कहने पे कर रहा है। उसने आज भी वो डेट मुशावरत से दी है। एक तो ये जो इलेक्शन डिले हुआ है ना, सियासतदानों को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये पहले पीटीआई उसकी जिम्मेदार है जिसने बर वक्त मरदमशुमारी ना करवाई और सारे इंतजाम ना किए। उसके बाद सदर साहब उसके जिम्मेदार हैं और उसके बाद मरदमशुमारी नोटिफाई जो है वो एक असेंबली ने किया और उसमें 14 पार्टियों के अलावा भी पार्टियां, छोटे सूबे और छोटी पार्टियां भी शामिल थी। और मगर एक सिर्फ इलेक्शन शाजेब नहीं चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो फेयर एंड फ्री हो और जिसका नतीज जो है वो सारे तस्लीम करें। नून लीग परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ती है तो खसूसन पंजाब से वो क्लीन स्वीप करती है और हम क्लीन स्वीप करने अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। अगर लोगों का इत्मीनान सिर्फ नवाज शरीफ पे है तो फिर मेरा ख्याल जेलस नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई इस बात पर वाज़ेह हैं कि हर सूरत में और हर हल्के से इलेक्शन लड़ना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सदर आरिफ अलवी से गलती हुई है। असम्बली तहलील होने के बाद उन्हें तारीख दे देनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि निगरां हुकूमत मुनसिफाना इलेक्शन कराती नजर नहीं आती। बातचीत का माहौल नहीं है। पहले पार्टी क़यादत और कारकुनान को रिहा किया जाए, फिर इसके बाद बातचीत हो सकती है। आइन की पाबंदी अगर सामने रखी जाती तो 6 नवंबर से पहले की तारीख होती। आइन की एक तकाजा है, उस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया है। आरिफ अलवी साहब से यकीनी तौर पर एक गलती हुई है। उन्हें जब असेंबली डिज़ोल्व हुई थी 9 अगस्त को, उनको उससे 90 दिन के अंदर तारीख देनी चाहिए थी। उनसे एक गफलत हुई है अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि अगर वो समझते थे कि उनको तारीख देने का हक़ है तो उनको दे देनी चाहिए थे 90 दिन के अंदर। तो मैं समझता हूँ दोनों की तरफ से ही आइन की जो है पाबंदी नहीं हुई। इलेक्शन हर सूरत लड़ना है और हर एक हल्के से लड़ना है, इसके बारे में तो पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं। अभी तक तो जिस कदर जबर की फ़िज़ा है और जो मौजूदा कहने को केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो जिस तरह से उनका अभी तक कॉन्डक्ट रहा है, उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको हम मुनसिफाना कह सकें। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की हतमी तारीख देने की हिदायत कर रखी है। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे, इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर वाज़े करते हैं कि फिर तारीख में तौसीए की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाए उस पर सदर समेत सबके दस्तखत हों। आगे बढ़े, आपको खबर दें, 27 रोज़ बमबारी के बाद गजा शहर का टैंकों से मुहासरा कर लिया गया। इसराइल ने चारों तरफ से घेर कर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की ठान ली है। बेबस और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने कोई नहीं आगे बढ़ रहा। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों और घरों पर बमबारी भी जारी है, जिसके नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9200 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद बढ़कर 24,000 तक पहुँच गई है। जुमेरात को जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलबरेज पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। एक और हमले में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। खान यूनिस में घर पर बमबारी करके फ़लस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हितब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना को शहीद कर दिया गया। अबू हितब की 1 घंटा पहले ही करीबी नासिर अस्पताल की हालत ज़ार पर रिपोर्ट नशर हुई थी। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अलबियारी को भी गजा ही में हमले का हदफ बनाया गया। शुजाइया इलाके में घर पर बमबारी से 9 और अल जैतून इलाके पर हमले में 3 बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। एक और इलाके में 4 फ़लस्तीनी अफराद को गोली मार दी गई। इमदादी कार्रवाइयाँ बराए नाम होने और गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने के सबब 4 मरीज भी सिसक कर दम तोड़ गए, जबकि मकासिद अस्पताल पर छापा मार कर इसराइली फ़ौज 6 मरीजों को भी उठा कर ले गई। फ़लस्तीनी इलाकों के साथ साथ इसराइली तैयारों ने भी लेबनान की सरहद पर बमबारी की, जिसमें 5 लेबनानी शहरी शहीद हुए हैं।
हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला, 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं। मुजाहिमती तंजीमों का इसराइली फौज की बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा किया गया। अल-कस्साम का लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला, इसराइली इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए। हर तरफ आग ही आग थी। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज नमाज जुमा के बाद अहम खिताब भी करेंगे। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए शहीद और महाज जंग पर मौजूद अफराद से मुतालिक अहम बयान भी मुतवक्के है। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 14 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की पोजीशन में है। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वो 14 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। जनूबी अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है। श्रीलंका की शिकस्त का फायदा पाकिस्तान को होगा क्योंकि वो भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदवार थी, लेकिन अब वो अपने दोनों मैचेस जीतकर 8 पॉइंट से आगे नहीं जा सकेगी। लेकिन पाकिस्तान को ये उम्मीद रखना होगी कि श्रीलंका कम से कम अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड से जीते। अफगानिस्तान को बकिया 3 मैचेस में से 2 और नीदरलैंड 1 मैच हारे तो भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बनता है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से बेंगलुरु में हफ्ते को होगा। ग्रीन शर्ट्स इस अहम मैच की तैयारियों का आगाज आज से करेगी। दूसरी जानिब टीम के नायब कप्तान शादाब खान की इंजरी में मामूली बेहतरी आई है। मैनेजमेंट ने उनके मुतबादिल के लिए दरखास्त नहीं दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में अपने अगले मैच के लिए बेंगलुरु पहुंची हुई है, जहां खिलाड़ियों का आज तो कोई प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल नहीं। अलबत्ता टीम कल सुबह चन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। जराये का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होने वाले नायब कप्तान शादाब खान की तबीयत में मामूली बेहतरी आई है। मैनेजमेंट पर उम्मीद है कि वो जल्द मुकम्मल फिट हो जाएंगे। टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह किसी मुतबादिल खिलाड़ी के लिए दरख्वास्त नहीं दी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 7 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स हैं और उसे सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न सिर्फ बकिया दोनों मैचेस जीतने हैं, साथ ही रन रेट की बेहतरी और दूसरी टीमों के नताइज पर भी इन्हिसार करना है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड से हफ्ते को बेंगलुरु में सुबह 10 बजे शुरू होगा। कराची में अल्लामा इकबाल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इवेंट 9 नवंबर तक जारी रहेगा। नया नाज़माबाद फुटबॉल स्टेडियम पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसमें शहर के 8 मारूफ क्लब शिरकत कर रहे हैं। इनमें कराची यूनाइटेड, शाहिद मेमोरियल, ईगल FC, 16 स्टार FC, पाक बंगाल टाइगर्स, शाहीबाद, खैबर जख्मी, मेहरान सोकर और आगा खान शामिल हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह अब्दुस्समद हबीब ने बॉल को किक लगाकर किया। इस मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह, मोहम्मद तलहा और साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर नासिर इस्माइल भी मौजूद थे। इफ्तिताही मैच बंगाल टाइगर्स क्लब और आगा खान जिमखाना के दरमियान खेला गया। लीग की बुनियाद पर खेले जाने वाले इवेंट में आगा खान जिमखाने ने 2 गोल से कामयाबी हासिल की। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के रास्ते गैर मुल्कियों की वतन वापसी में तेजी आ गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के करीब मौजूद है। यहाँ से जो अफ़गानिस्तान के शहरी है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, अब रज़ाकाराना तौर पर इसी बॉर्डर के ज़रिए से जा रहे हैं। अगर कैमरामैन शाहिद अहमद दिखा सके, इसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब जा रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसकी एंट्री नहीं की जाती, और इसलिए ताकि ये अमल तेज़ तर हो, क्योंकि आज हमने देखा कि न सिर्फ कराची, लाहौर, फैसलाबाद बल्कि मुख्तलिफ शहरों से हमने देखा कि जो रज़ाकाराना तौर पर जो अफगान शहरी वापस जा रहे थे और यहाँ इस वक्त जो जा रहे हैं, हुकाम का कहना है कि अब तक 1,31,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इसी बॉर्डर के ज़रिए से अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं। कराची में सुपर हाईवे, गन्ना मंडी और अयूब गोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद।
ई जोन पुलिस का सोराबगोड़ से मुत्तसिल जो इलाके हैं जहां पर गैर मुल्की जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो वहां पर रिहाइश पजीर है, उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन का अमल जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर हाईवे पर गन्ना मंडी के अतराफ में, जहां पर ई जोन पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस ऑपरेशन में शरीक है। मेरे कैमरामैन अगर सजाद मनाजिर दिखा सकें कि ये कच्ची आबादी है गन्ना मंडी से मुत्तसिल, जहां पर पुलिस की जानिब से अलसो भी सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। घर घर तलाशी ली जा रही है और घर घर मौजूद जो अफराद हैं उनके कवायफ को तलाश डिवाइस के जरिए चेक किया जा रहा है और जिनके दस्तावेजात या कार्ड जो हैं वो जाली हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उन्हें होल्डिंग सेंटर भी मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक पुलिस हुकाम के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद हैं जिनके पास गैर कानूनी तरीके से जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और उनके पास तमाम तरह दस्तावेजात जाली थी, उनको हिरासत में लिया गया है और उन्हें थाने मुंतकिल करने के बाद होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तीसरा रोज है और आज ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से जो गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग बढ़ने का सिलसिला जारी है जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगी हफ्सा उस्मान। आज बिल्कुल लाहौर शहर को स्मॉग ने जो है वो बुरी तरह से घेरा हुआ और ये स्मॉग जो है वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर जो AQI लाहौर का है वो 365 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिजा बहुत बुरी तरह से आलूदा है, लोगों को जो है वो आंखों में जलन, खराश, गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं। अस्पतालों में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि मरीजों को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो देखा जा सके। इसी तरह आपको बताते चलें कि स्कूल्स में जो है वो मास्क को हुकूमत ने जो है वो लाजमी करार दे दिया है ताकि बच्चे जो है वो गले की बीमारी और आंखों में खराश जैसी चीज़ों से बच सकें। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 48 घंटों तक जो है वो बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को भी ये ताकीद की है कि सफ़र जो है वो कम से कम करें, ज़रूरत के तहत ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के रखें ताकि स्मॉग के जो असरात हैं उनसे बचा जा सके। जी, कमालिया में स्मॉग के बायस पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां नमूदार होना शुरू हो गई हैं जिससे अंडे और गोश्त की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जैसा कि पंजाब भर में स्मोग का आगाज हो चुका है, कमालिया में भी कई रोज से स्मोग ने डेरे डाले हुए हैं। स्मोग से जहां इंसान मुतासर हो रहे हैं वहीं ये जानवरों पर भी अपने असरात मरतब कर रही है। कमालिया पोल्ट्री पैदावार के लिहाज से पंजाब भर में पहले नंबर पर है। इस वक्त स्मोग जो है वो मुर्गियों पर भी असरअंदाज हो रही है। मुर्गियों में इस वक्त सांस की बीमारियां नमूदार होना शुरू हो चुकी है। मौसम में नमी कम हो जाती है और गर्द बढ़ जाती है जिसकी वजह से मुर्गी की आंखें और गला खराब होने के खदशात बढ़ जाते हैं और इसकी आंखों से और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस बारे में हमारी पोल्ट्री के माहिर डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त ये जो वबा है स्मोग की वजह से 10% मुर्गियों में पाई जा रही है और बड़ी तादाद में फार्मर हमारे लेबॉर्ट्री आ रहे हैं और मुर्गियों को चेक करवा रहे हैं। उन्होंने फार्मर से अपील की है कि वो स्मोग से बचाव के लिए महकमा की जानब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और स्प्रे को लाजमी तौर पर यकीनी बनाएं। जी, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा ने प्रोफेसर हारून से इस मुतालिक गुफ्तगू की है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बच्चे किन किन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उम्मे फरवा से। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही है और चूँकि बहुत ज़्यादा आलूदगी लाहौर में हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर हारून हैं, उनसे हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर वो कौन सी बीमारियाँ सबसे कॉमन हो रही है। मौसम सरमा में वैसे ही छाती की बीमारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, इसमें ख़ास किस्म के वायरसेस का स्प्रेड ज़्यादा होता है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इस सीज़न में जो नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ इन केसेस था वो बढ़ रहा है। न सिर्फ ये छाती के इन्फेक्शंस, नमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस और बड़े बच्चों में एज़मा के अटैक्स करता है, बल्कि और बहुत अहम मसला जो ये क्रिएट कर रही है फ़ज़ाई आलूदगी वो नाक की एलर्जी
और आँख की एलर्जी, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसकी इंसिडेंस बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसमें सारे ही उम्र के बच्चे मुतासर हो रहे हैं। 1 से 2 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस निमोनिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनको हॉस्पिटल में दाखिल रखना पड़ता है। इसमें ज़िंदगी के मसाइल और भी पैदा हो जाते हैं। जो ख़ास तौर पे स्कूल एज के बच्चे हैं उनमें 2-3 किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि जो प्रोन हैं उनको एलर्जी, उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। और उसके साथ साथ जो दूसरा मसला जो देख रहा हूँ मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, वो नाक की एलर्जी है। सुबह उठ के छींकों का आना, नाक का मुस्तकिल बहना, नाक का बंद रहना, उसकी वजह से टॉन्सिल्स इनलार्ज होना और नाक के पीछे वाले गुदूद एडोनाइड्स का इनलार्ज होना। फिर उसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट बच्चों की समात पे पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ पे पड़ता है, बच्चों के इंटेलेक्ट पे पड़ता है, और इन सब का ताल्लुक फ़िज़ाई आलूदगी से है। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप जब उन्हें स्कूल में भेजें तो मास्क लाजमी पहनाएं, और जैसे ही बच्चा घर वापस लौटता है तो आप उसका हाथ और उसका चेहरा जो है पानी से धोएं और बच्चे को पानी पिलाएं, और कोशिश करें कि जो ठंडी चीज़ें हैं वो इस मौसम में बिल्कुल भी ना दी जाए। जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने नई ड्रामा सीरियल तख्लीक की है। माँ और सास के ताल्लुक पर मबनी नई ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं देखिए जुमा 3 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का इस बार मौजूए इंतखाब है अबू राशिद और सज्जाद हैदर जैदी की तहरीर करदा कहानी, जिसके किरदारों को दिलकशी से अक्सबंद किया है सलीम घांची की हिदायत ने। एक हादसे के सबब अपनी मां से जुदा होने वाली बेटी बरसों बाद जब अपने ही घर में बहू बनकर आएगी तो नए रिश्ते की अजनबियत कैसे दीवार बन जाएगी। उसे आने से तो मैं रोक नहीं सकी, मगर मैं उसे निकाल तो सकती हूँ। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। कमर नाशाद की शायरी और नवीद नाशाद की कॉम्पोजिशन में उस्ताद राहत फतेह अली खान की मधुर आवाज का जादू ड्रामा सीरियल के OST की सूरत एक बेटी के एहसासात को कर रहा है बयान। तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूँ जिंदगी नहीं हो सकती हमारी। ड्रामा सीरियल के नशेबो फराज क्या मोहब्बत की मारी अरीज को तरसाते रहेंगे, या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी एक सास के रिवायती रवैये को ममता के एहसास से कराएंगे रोशनास। नहीं 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 हो तुम मेरी बेटी, क्योंकि मैं सास हूँ और हमेशा सास ही रहूंगी। जानिए नई ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं में जुम्मा 3 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।